सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मध्य प्रदेश केडर, आप सबका मेरे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का विषय है मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर प्रस्तुत क्लेम प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया क्या होगी। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट डेथ क्लेम केस। मित्रों, यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम किन के लिए उपयोगी है, किन को देखना चाहिए। ये नंबर 1, हमारे ऐसे सभी युवा अभिभाषकगण या एडवोकेट्स जो क्लेम प्रकरण या मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरण की प्रैक्टिस करते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम इसलिए उपयोगी है कि भारतवर्ष में कहीं भी एडवोकेट के लिए प्रशिक्षण की कोई नियमित व्यवस्था अधिकतर राज्यों में नहीं है, तो वे सारे अभिभाषक इससे लाभान्वित हो सकते हैं। नंबर 2, सभी बीमा कंपनियां जो वाहनों का बीमा करती है, उनके इन्वेस्टिगेटर और लॉ ऑफिसर जो इन डेथ क्लेम केसेस को डील करते हैं अपनी कंपनी में, उनके लिए भी ये उपयोगी है। हमारे जिला न्यायाधीश स्तर के सभी सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जो मोटर वाहन दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों का विचारण करते हैं और उनका निराकरण करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम उपयोगी है। हमारे विधि के सभी युवा विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम उपयोगी है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने वाहन दुर्घटना में अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है और उसका क्लेम प्रकरण या तो वो प्रस्तुत कर चुके हैं या भविष्य में करना चाहते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि 1994 के बाद कोई भी लिमिटेशन क्लेम प्रकरण पेश करने के लिए नहीं है, तो भविष्य में भी जो क्लेम पेश करना चाहें उनके लिए भी ये उपयोगी है। हमारे ऐसे सभी अभिभाषकगण और लॉ के स्टूडेंट के लिए उपयोगी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विधि का विषय लेकर भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। इन सभी जो मैंने आपको स्टेक होल्डर बताए, उनको ये कार्यक्रम देखना चाहिए, वे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं यहाँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी स्पष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसी वाहन दुर्घटना में किसी परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे एक जस्ट और रीजनेबल कंपेंसेशन मिलने के लिए क्या क्या चीज़ें न्यायालय में पेश करना चाहिए, क्या चीज़ प्रमाण देना चाहिए ताकि हमें एक जस्ट कंपेंसेशन मिल सके। इसकी जानकारी नवीनतम न्याय दृष्टांत, लेटेस्ट लीगल पोजीशन के साथ सरल भाषा में आमजन को देना, विधिक जागरूकता बढ़ाना, ये इस कार्यक्रमों के लक्ष्य हैं। हमारे प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को इसका ज्ञान हो सके कि आखिर क्लेम केसेस में कंपेंसेशन के असेसमेंट की क्या प्रोसीजर है। ये मैंने आपके सामने ऑब्जेक्ट स्पष्ट किया। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आजकल वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक घर में 2-3 दोपहिया वाहन या 1-2 चार पहिया वाहन होना अब आम बात है। वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो वाहन के दुर्घटनाओं के केस भी बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही वाहन दुर्घटना में जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैध प्रतिनिधि एक क्लेम प्रकरण जिला न्यायालय स्तर की दावा अधिकरण में पेश करते हैं। वो या तो धारा 166 मोटर यान अधिनियम में पेश होता है या धारा 163A मोटर यान अधिनियम में पेश होता है। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु मित्रों धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत क्लेम प्रकरण है। ये क्लेम प्रकरण कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये मैं आपको स्लाइड पे देखिएगा कि कोई भी जो है दावेदार इन 3 स्थानों में से किसी भी स्थान पर क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 1, जिस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई है, अर्थात जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां जिस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी या अनावेदक निवास करते हैं, जिस अधिकरण के क्षेत्राधिकार में दावाकर्ता निवास करता है, कारोबार या व्यवसाय करता है, इनमें से किसी एक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में दावाकर्ता अपने ऑप्शन या अपने विकल्प पर क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए प्रावधान आप स्लाइड में देख रहे हैं। धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 में ये प्रावधान है कि इन 3 में से किसी भी स्थान पर आप क्लेम दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा क्लेम प्रस्तुत होने पर विपक्षी गण को
सूचना पत्र जारी किया जाता है, अर्थात वाहन के मालिक, चालक और बीमा कंपनी को नोटिस जारी किए जाते हैं, वो अपना जवाब पेश करते हैं, और जब जवाब पेश हो जाता है तो एक इश्यूज बनता है, वो इस प्रकार है: क्या आवेदक गण मृतक के वैध प्रतिनिधि होने से प्रतिकर पाने के पात्र हैं? यदि हां तो किससे और कितना? अर्थात जो दावा करता है वो कितना क्लेम पाने के पात्र हैं, ये ऐसा एक प्रश्न बनता है। और इसी प्रश्न के निराकरण के समय अधिकरणों को कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप स्लाइड पे, किसी स्त्री या पुरुष या बच्चे के जीवन की कीमत निकालना बहुत कठिन काम है। किसी पत्नी से पूछें कि उसके पति की क्या कीमत है, पत्नी से पूछेंगे आपके पति की क्या कीमत है, पति से पूछेंगे पत्नी की क्या कीमत है, बच्चों से उनके माता पिता की कीमत पूछें, क्या कीमत लगाएंगे? ये शरीर अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती। लेकिन विधायिका ने ये कठिन कार्य हम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को सौंपा है कि जब वाहन दुर्घटना में ऐसी कोई अकाल मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाए और उसका क्लेम प्रकरण प्रस्तुत हो, तो उसका एक युक्त प्रतिकर निर्धारण करना, और यही प्रक्रिया इस पूरे कार्यक्रम का विषय है। ये कठिन विषय जरूर है, कठिन काम है जीवन की कीमत लगाना, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न न्याय दृष्टांतों के माध्यम से इस काम को आसान करने का प्रयास किया है, जिसमें ये न्याय दृष्टांत आपके सामने है। सबसे पहला लीडिंग केस आप देख रहे होंगे, सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 2009 ACJ 1298। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट है। इसको मैं लीडिंग जजमेंट इसलिए कहता हूं कि इस मामले में, सरला वर्मा वाले मामले में, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रक्रिया निर्धारित की कि आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हो जाए तो उसके क्लेम को निर्धारण की प्रक्रिया कैसी होना चाहिए। उस प्रक्रिया के तहत यदि क्लेम निर्धारित होगा, भारत के किसी भी राज्य की न्यायालय में यदि वो क्लेम चले, एक रूपता उसके निराकरण में आएगी। यही इस न्याय दृष्टांत में पहली बार प्रतिपादित किया था। उसके बाद आया दूसरा जजमेंट, रेशमा कुमारी विरुद्ध मदन मोहन। इस जजमेंट में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरला वर्मा में जो प्रक्रिया दी थी उसको थोड़े अमेंडमेंट के साथ अप्रूव किया। ये 3 जज बेंच या 3 न्यायमूर्तिगण का न्याय दृष्टांत था। और अभी 2017 में एक बड़ा जजमेंट आया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय शेट्टी। ये फुल बेंच 5 जज बेंच का जजमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था। इसके निर्णय चरण 61 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरला वर्मा वाले मामले में प्रतिकर निर्धारण के लिए गुणांक, व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च वगैरह के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको फॉलो किया जाए। इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन 3 लीडिंग केस के माध्यम से इस प्रक्रिया को बहुत आसान करने का प्रयास किया है। और इस प्रक्रिया का मैं आगे आपको वर्णन करूंगा। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। हमारे जो क्लाइंट जो गांव के हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं कि उनको आखिर क्या चीज़ें बताना पड़ती है कोर्ट में कि उनका दावा सिद्ध हो जाए और ज़्यादा हमको कंपेंसेशन मिले। देखिए इस अगली स्लाइड में कि क्या कहा गया प्रतिकर निर्धारण के लिए। सरला वर्मा ने कहा कि सबसे पहले मृतक की उम्र निकाल लो, अर्थात दुर्घटना दिनांक को उसकी उम्र कितनी थी, यह सबसे पहला की क्वेश्चन होगा। दूसरा, मृतक की आमदनी निकाल लो, अर्थात दुर्घटना दिनांक को कितनी इनकम अर्जित करता था। और तीसरा, उसके कितने आश्रित थे, डिपेंडेंट कितने थे, कितने लोगों का पालन पोषण वो करता था। ये 3 की क्वेश्चन उन्होंने दिए सरला वर्मा वाले मामले में कि सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये है, दावेदार की ड्यूटी, कि वो ये 3 चीज़ों पर फोकस करे। हमारा जो व्यक्ति मरा है उसकी मृत्यु के समय उम्र क्या थी, या बीमा कंपनी ये ध्यान दें कि जिसको हमें क्लेम देना है उसकी उम्र क्या थी, उसकी इनकम क्या थी और उसके डिपेंडेंट कितने थे। ये 3 की क्वेश्चन है। इसके लिए ना कोई LLB करने की जरूरत है, ना कोई बहुत शिक्षा की जरूरत है। सीधा सीधा विषय है ये, मृतक की उम्र, मृतक की आमदनी और आश्रितों की संख्या बताना कि कितने लोगों का परिवार वो चलाते थे। देखिए मृतक की उम्र के लिए ये 10 दस्तावेज है। जैसे ही आप अधिकरण में दावा लाते हैं, आपको इन 10 दस्तावेजों में से अपने दस्तावेज पेश करना है। नंबर 1, आधार कार्ड। भारतवर्ष में पूरे भारत के सभी राज्यों में आपने देखा होगा कि आधार कार्ड के लिए योजना बनी, प्रत्येक नागरिक के आधार कार्ड बनाए गए। तो आधार कार्ड में व्यक्ति की उम्र लिखी होती है, जन्म तारीख लिखी होती है। दूसरा, मतदाता परिचय पत्र। अगर मृतक 18 साल से ऊपर का है और वो वोट डालता था
तो उसके पास वोटर आईडी होगा, तो मतदाता परिचय पत्र आप पेश कर सकते हैं। चालन अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, घरों घरों में वाहन है, जब वाहन है चालक तो चालन अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उसमें भी उम्र रहती है। स्कूल का रिकॉर्ड, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही अनपढ़ हो, वो अपने बच्चे को एक बार स्कूल में जरूर भर्ती कराता है, ये कहते हुए कि चाहे मैं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरे लड़के को जरूर पढ़ाऊंगा ताकि इसको ये दुर्दिन न देखना पड़े, और उसका स्कूल में एक बार एडमिशन जरूर होता है, वहां भी उसकी उम्र लिखी जाती है। आयकर का पैन कार्ड, यदि अच्छी आमदनी अर्जित करने वाला है तो उसके पास पैन कार्ड भी होगा, उसमें भी उम्र लिखी होती है। शव परीक्षण, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, उसमें डॉक्टर उसकी उम्र लिखते हैं। राशन कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है। जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र होता है, या नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत से प्रमाण पत्र बनाया हुआ तो उसमें भी उम्र लिखी रहती है, और एक कुल मौखिक साक्ष्य। अतः मैं सभी युवा अभिभाषक जो क्लेम केस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी कोई दावा आपके सामने लेके आए कि हमको दावा पेश करना है, उससे थोड़ा सा पूछताछ करिए कि आपके पास इनमें से कोई दस्तावेज है या नहीं, और वो सारे दस्तावेज उनसे लेके उनकी फोटो प्रतियां क्लेम के साथ लगाइए ताकि हम मृतक की उम्र स्थापित कर सकें। मैं बीमा कंपनी के जो लर्नेड इन्वेस्टिगेटर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी आपको इन्वेस्टिगेशन सौंपा जाता है, आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये दस्तावेज संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें और इनकी प्रति अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ लगाएं, ताकि हालांकि ये दायित्व दावेदार का है कि उम्र साबित करे, लेकिन आपको भी खंडन में साक्ष्य लाना चाहिए और सही उम्र उसकी आ सके इसके प्रयास करना चाहिए। और इन 10 में से कोई ना कोई दस्तावेज सभी के पास रहता है। मैं पूछना चाहूँगा, जितने हमारे क्लाइंट या जो दावेदार इसको देख रहे हैं, इन 10 दस्तावेजों के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, केवल ले जाके कोर्ट के सामने दस्तावेज देना है कि साहब हमारा व्यक्ति मर गया, ये उसका आधार कार्ड है, ये उसका मतदाता परिचय पत्र है, ये उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये उसके स्कूल के रिकॉर्ड है, या ये उसका पैन कार्ड है, ये बीपीएल कार्ड है, ये राशन कार्ड है। इन 10 में से कुछ न कुछ दस्तावेज सभी के पास होता है। कभी कभी हमारे दावेदार दस्तावेज इसलिए भी पेश नहीं करते हैं कि 2 दस्तावेजों में अलग अलग उम्र लिखी रहती है। मेरा कहना है कि फिर भी पेश कर दीजिए आप, और बताइए कि साहब हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंदाज से लिखा दी है, लेकिन ये उम्र सही है क्योंकि इसका जन्म इस सन में हुआ था, इस समय, तो उसको बिल्कुल पेश करिए, बिल्कुल मत छिपाइए। क्यों कि युक्त प्रतिकर निर्धारण की केवल एक जांच है, ये कोई केस क्रिमिनल केस नहीं है, कोई सिविल केस नहीं है, ये केवल एक जस्ट कंपेंसेशन की इंक्वायरी है। अतः मेरा आग्रह है समस्त अभिभाषकगण से, समस्त बीमा कंपनी के विद्वान अभिभाषकगण से और हमारे सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से कि वो ये अधिकरण की ओर से प्रश्न करके इन दस्तावेजों की मांग करे ताकि दावेदार की सही उम्र निर्धारित हो सके। 5 वर्ष की उम्र में एक ही गुणांक लगता है। आगे मैं मल्टीप्लायर पे जाऊंगा तब आप देखेंगे कि 21 से 25 वर्ष का व्यक्ति हो तो एक ही मल्टीप्लायर लगता है। उम्र निकालने का कारण क्या है? मल्टीप्लायर। तो 5 वर्ष में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 23 साल 2 महीने ही सिद्ध करना है, लेकिन कोशिश करें कि हम एक युक्त उम्र उसकी निर्धारित कर सकें, सही उम्र निर्धारित कर सकें। अब हम देखें आमदनी। याद करिए सरला वर्मा ने 3 बात कही थी, मृतक की उम्र निकाल लीजिए, नंबर 2 मृतक की आमदनी निकाल लीजिए कि मृत्यु के समय वो कितना कमाते थे जो व्यक्ति मर गए हैं। तो आमदनी अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर 1 गृहस्वामिनी या हाउसवाइफ। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है घर में काम करने वाली महिलाओं की इनकम कितनी मानी जाए। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि घर में महिलाएं कितना काम करती है, वो उसको आपको नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा कि 24/7 उनके पास कितने काम रहते हैं, कितनी तरह की सेवाएं वो देती है। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोंछे, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और ऐसे कई काम उनके ऊपर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसी कोई हाउसवाइफ मोटर एक्सीडेंट में मर जाए तो आखिर उसके लिए कुछ न कुछ तो आमदनी मानना चाहिए। तो ये पहला जजमेंट उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने, लता वाधवा विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट 3218। ये 3 जज बेंच है। लता वाधवा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं घरों में ऐसी अमूल्य सेवाएं देती है, उनकी
सेवाओं की कीमत कुछ न कुछ तो आंकना ही चाहिए क्लेम केस की दृष्टि से। और इस जजमेंट में उन्होंने कहा, 2001 की बात है, आज से 20 साल पहले उन्होंने कहा कि 3,000 रुपये इनकम मानना चाहिए और उसमें कोई कटौतरा व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट आप देखेंगे, जितेंद्र के त्रिवेदी विरुद्ध कासम दाऊद, ये 2015 का जजमेंट है। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर हाउसवाइफ का प्रश्न आया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गृहिणी की जो घर में दी जाने वाली सेवा है उसकी कीमत जरूर कुछ न कुछ आंका जाना चाहिए और एक रेशनल या एक युक्त कीमत लगाना चाहिए, उसकी आमदनी की लगाना चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट आया इसमें अरुण अग्रवाल विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, 2010 का जजमेंट था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी द्वितीय अनुसूची है उसके कॉलम नंबर 6 से, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सेकंड शेड्यूल दिया है, उससे भी हम मार्गदर्शन ले सकते हैं और उसके आधार पर भी हम जो है हाउसवाइफ की अर्निंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जजमेंट हमारा आया लक्ष्मिंदर नायक विरुद्ध जुगल किशोर, ये 2018 सुप्रीम कोर्ट है। इसमें एक ऐसी महिला थी जो घर का काम भी करती थी और मजदूरी भी करती थी, 4,500 रुपये प्रतिमाह उसकी आमदनी मानी गई। मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्यों से, हमारे विद्वान युवा अभिभाषकगण से, कि इन सारे न्याय दृष्टांतों की प्रतियां अपने अंतिम बहस के दौरान पेश करें और आग्रह करें कि ये तो तब मानी थी सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में और 2010 में, आज 2020 चल रहा है, कम से कम 6,000 रुपये महीना आमदनी मानी जाना चाहिए। ये मेरा आग्रह रहेगा। तो ये गृह स्वामिनी के मामले में या हाउसवाइफ के मामले में जब भी आपका पास कोई भी केस आए या हाउसवाइफ की मृत्यु का मामला हो, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। कभी कभी आमदनी का कोई प्रमाण नहीं होता है। क्या करते थे, मजदूरी करते थे। मजदूर आदमी कहाँ से प्रमाण लाएगा? जगह जगह मजदूरी करने जाते हैं, कौन आएगा उसकी गवाह देने के लिए? कौन गवाह देगा? या जो गवाह आई वो स्वीकार योग्य नहीं है, अतिरंजित है, उसमें कोई दस्तावेज नहीं है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से मार्गदर्शन लेना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में ये कहा गया है कि प्रत्येक जिले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुशल और अकुशल श्रमिकों की एक वेज डिक्लेयर करती है। कुशल श्रमिक की कितनी होगी, अकुशल श्रमिक की कितनी होगी, और ये आदेश जो जारी करता है सामान्यतः कलेक्टर करते हैं या सक्षम प्राधिकारी जो भी बनाया गया उस राज्य में वो करते हैं। तो सक्षम प्राधिकारी वो आदेश जारी करते हैं लॉ के तहत। लॉ कौन सा है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस कानून में उनको शक्ति दी है कि मिनिमम वेजेस डिक्लेयर करें, अतः ये वो आदेश कानून के तहत जारी किया हुआ आदेश है। तो ऐसे आदेश की प्रतिलिपि भी लाकर हमको अधिकरणों के सामने पेश करना चाहिए, ताकि अधिकरण और ये तर्क रखना चाहिए कि साहब हमारा व्यक्ति कुशल श्रमिक था क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन था, हमारा व्यक्ति कुशल श्रमिक था क्योंकि वो प्लम्बर था, हमारा व्यक्ति अकुशल श्रमिक था, वो केवल मजदूरी करता था, और उसकी इस तरह से जो है नोट ये इस आदेश में इनकम कही गई उतनी मान्य की जाए। ये जजमेंट है आपके सामने, देखिए। इन सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोविंद यादव, किरण देवी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध कल्पना, सुखदेवी, रेणु देवी, कन्वर देवी, ये सारे मामलों में ये कहा कि जब कभी अधिकरण के सामने कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं हो, तब भी मिनिमम वेजेज एक्ट या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने कुशल और अकुशल श्रमिक की जो भी वेज डिक्लेयर की है उसके आधार पर मार्गदर्शन लेकर इनकम प्रमाणित मानना चाहिए। धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि न्यायालय जुडिशियल नोटिस ले सकता है। किस चीज का? सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी का। क्यों? क्योंकि वो विधि के तहत जारी एक आदेश है और ऐसे आदेश की प्रिजम्पशन या जुडिशियल नोटिस लेने का धारा 57 में प्रावधान है। अतः मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी दावा अधिकरणों से कि वो ऐसे आदेश जब पेश हो तो उसका जुडिशियल नोटिस लेवें। मैं आग्रह करूंगा हमारे युवा अभिभाषक से कि वो ऐसा आदेश भी पेश करें और न्यायालय से आग्रह करें कि इसका जुडिशियल नोटिस लिया जाना चाहिए, ये जो आदेश जारी किया गया है, क्योंकि ये लॉ के तहत जारी किया गया आदेश है। अब अगला व्यक्ति आता है हमारा कृषक। कृषक जो हमारे अन्नदाता है, उनकी इनकम का भी प्रश्न आता है। कभी किसी ट्रैक्टर में, किसी अन्य वाहन में कृषक की मृत्यु हो जाती है, तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम उनकी कितनी आमदनी माने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि के मामले में आमदनी की हानि का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों?
कि जो व्यक्ति मरता है वो कृषि भूमि यहीं छोड़कर जाता है, ठीक है, इसको मान लिया हमने, लेकिन एक व्यक्ति की कमी हो जाती है, एक व्यक्ति परिवार से चला जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक व्यक्ति की कमी हुई है, तो वो व्यक्ति अब नहीं रहा है, तो उसकी जगह हमको एक मजदूर रखना पड़ेगा, एक दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना पड़ेगी। तो जब कभी कृषक का मामला आपके सामने आए तो उसके जमीन के सारे कागज, किश्तबंदी, खतौनी, खसरा, B1 पासबुक वगैरह सारे जो भी जमीन के दस्तावेज है वो आपको पेश करके सिद्ध करना चाहिए कि व्यक्ति कृषक था, उसके पास इतनी जमीन थी और खेती से वो आमदनी अर्जित करता था। कृषक के मामले में भी कम से कम हमको आग्रह करना चाहिए कि ये तो मान ही लो कि एक न्यूनतम मजदूरी वाला व्यक्ति उतना तो उसको मान ही सकते हैं। तो कृषि के मामले में जब भी आपके सामने आए, ये सारे न्याय दृष्टांत आपके सामने है, इनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। पुन्नू स्वामी और कृष्णन, स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध जसवीर कौर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध चार्ली और कृष्णा तिवारी में तो 5,000 रुपये इनकम मानी गई थी, जिसके पास 12 एकड़ जमीन वाला एक कृषक था उसकी। तो ये जब भी कृषक का मामला आए, ये सारे न्याय दृष्टांत हमारे युवा अभिभाषकगण को अधिकरण के ध्यान में लाना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि कृषक की मृत्यु हुई है, जिसके पास जो जमीन के पेपर हमने पेश किए हैं, इस आधार पर उसकी आमदनी प्रमाणित मानी जाए। बांड और ब्याज की आमदनी, कभी कभी हमारे सामने ये भी आता है कि साहब उसको ब्याज से इनकम होती थी, बांड से इनकम होती थी, तो ये हम इनकम में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ब्याज तो उनके मरने के बाद भी मिलता रहेगा, बांड की मैच्योरिटी उनको मिलेगी। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांड और ब्याज की आमदनी को हम इनकम में नहीं मानते हैं। जहां आमदनी मृत्यु के बाद भी जारी रहे, ऐसा मामला भी आ सकता है कि व्यक्ति तो मर गया लेकिन इनकम जारी है। एक एग्जाम्पल देखें, एक न्याय दृष्टांत योगेश देवी का जो अभी आगे फ्लैश करूंगा, उसमें एक व्यक्ति के पास 4 बस थी, 3 बस वो ड्राइवर से चलवाता था, 1 बस का संचालन वो खुद करता था और कृषि से भी उसको इनकम होती थी। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद बची विधवा और 2 छोटे बच्चे। अब प्रश्न आया कि 3 बस से तो अभी भी आमदनी हो रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 बस के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा और एक मैनेजर रखना पड़ेगा जो इन तीनों बस की इनकम और इन सब का हिसाब किताब रखे। अतः एक मैनेजर और एक ड्राइवर, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे योगेश देवी वाला मामला, इसमें यही फैक्ट थे। तो एक मैनेजर और एक ड्राइवर की जितनी तनख्वाह होती है उतना उसका जो है लॉस ऑफ अर्निंग हुई है, ऐसा मानते हुए उसकी आमदनी मानी गई और उसको निराकृत किया। ट्यूशन से आए, कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ बताया जाता है कि साहब वो ट्यूशन करते थे। तो ट्यूशन में हमको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। अगर मृतक शासकीय सेवा में है तो फिर ट्यूशन की आमदनी नहीं जुड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्यूशन करने की अनुमति नहीं होती है। कंडक्ट रूल्स लागू होते हैं, जैसे हमारे यहाँ है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, ये हमारे यहाँ कंडक्ट रूल्स बने। कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट की लिखित अनुमति के बिना अपने शासकीय कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता। ये सरोज देवी वाले मामले में यही कहा गया कि ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट की ट्यूशन की आमदनी नहीं जुड़ेगी। लेकिन कोई प्राइवेट जॉब करता है और साथ में ट्यूशन करता है, वहाँ ये बाध्यता नहीं होगी, वहाँ ट्यूशन की इनकम भी जोड़ी जाएगी। अतः जब कभी ट्यूशन से आमदनी बताई जाए तब ध्यान रखें। और ऐसे ट्यूशन से आमदनी वाले मामले में मैं आग्रह करूँगा दावाकर्ता के अभिभाषकगण से और दावेदारों से कि वो 2-3 पेरेंट्स के भी कथन कराए जिनके बच्चों को वो पढ़ाते थे, जिस कोचिंग में पढ़ाते थे, वहाँ के सारे रिकॉर्ड उनको पेश करना चाहिए। वेतन पुनरीक्षण, ये प्रश्न आता है गवर्नमेंट सर्वेंट के मामले में। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का मामला जब भी आपके सामने आए तब आपको क्या करना है, अकाउंटेंट का कथन करवाना है उस विभाग के, जो वेतन पर्चियां और वेतन का सारा डाटा और सर्विस बुक लेकर आकर प्रमाणित करेगा कि ये कर्मचारी हमारे विभाग में इस पद पे थे, उनका मूल वेतन इतना था और उनको ये वेतन मिलता था, ये सुविधाएं मिलती थी। वहाँ एक प्रश्न आएगा वेतन पुनरीक्षण का। एक बार आया पे रिवीजन हो गया सब, तो पे रिवीजन के मामला जब भी आपके सामने आए तब ध्यान रखिए कि क्या पे रिवीजन वो जिंदा था उस डेट से हुआ। अर्थात एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई 1/1/17 को और पे रिवीजन हुआ 1/1/16 से, तो ये पे रिवीजन विचार में लिया जाएगा। क्यों? कि उनकी मृत्यु पे रिवीजन के बाद हुई है, अर्थात उनको रिवाइज पे का लाभ मिलता है यदि वो जिंदा रहते तो। लेकिन पे रिवीजन हुआ 1/1/16 को और मृत्यु हो गई 2015 में, तो उनको इस पे रिवीजन का लाभ नहीं मिलता, वहां उसको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए अगला न्याय दृष्टांत इसमें बताया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और जस्सूबेन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पे रिवीजन क्या रेट्रोस्पेक्टिव हुआ
या उनकी मृत्यु दिनांक से हुआ, इस तथ्य को हमको ध्यान में रखना होता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जब कभी पे रिवाइज हो जाए तो इस फैक्ट को भी अधिकरण के ध्यान में लाएं कि साहब वो जिस दिन जिंदा थे उस दिन ये पे रिवीजन हो चुका था और इनको रिवाइज पे का लाभ मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति का आमदनी पर क्या प्रभाव है? कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि सब व्यक्ति तो मर गया और उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, उसके लड़के को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, उसके भाई को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, उनको क्या नुकसान हुआ? साहब कंपोस्टनेट अपॉइंटमेंट मिल गया। तो यहां मेरा आग्रह है कि जब भी अनुकंपा नियुक्ति का प्रश्न आए तो हमें यह देखना है कि क्या अनुकंपा नियुक्ति टाट फीसर अर्थात दुष्कृतिकर्ताओं जिन्होंने एक्सीडेंट किया उन्होंने दी या उन्होंने नहीं दी। उदाहरण से समझ लीजिए, एक तमिलनाडु के ट्रक से किसी राजस्थान के शिक्षक का एक्सीडेंट हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। वो राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, उनके स्थान पर उनके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। ट्रक था तमिलनाडु का, उसका मालिक भी तमिलनाडु का था, उनका इस अनुकंपा नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति दी शिक्षा विभाग ने और एक्सीडेंट किया तमिलनाडु के ट्रक ने या केरल के ट्रक ने या कहीं के भी ट्रक ने, तो उसका इस अनुकंपा नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन शिक्षक महोदय की मृत्यु यदि हार्ट अटैक से होती तो भी अनुकंपा नियुक्ति मिलती, सर्प काटने से होती तो भी मिलती, डूबने से होती तो भी मिलती। अनुकंपा नियुक्ति में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर का, इसलिए इसको हम आमदनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं मानेंगे उस अनुकंपा नियुक्ति का। लेकिन यदि वो अनुकंपा नियुक्ति टॉट फिशर ने दी है, अर्थात एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के ही काम से वो जा रहा था उन्हीं की गाड़ी में और उससे एक्सीडेंट हो गया, कंपनी ने उसके लड़के को नौकरी पर रख लिया, यहां हम ये मान सकते हैं कि हाँ कुछ हद तक उसके परिवार को टाट फिशर ने कंपेंसेट कर दिया है, यहां हम अनुकंपा नियुक्ति विचार में ले लेंगे। देखिए न्याय दृष्टांत बताए गए हैं। भाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड विरुद्ध श्रीमती कांता अग्रवाल, विमल कर्मर विरुद्ध किशोर दान, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध रेखाबेन, इन सब मामलों में यही सार निकला। और इस रेखाबेन में तो यहां तक कहा उन्होंने कि अनुकंपा नियुक्ति का सोर्स अलग है और मोटर एक्सीडेंट क्लेम का सोर्स अलग है। अनुकंपा नियुक्ति विभाग देता है और मोटर एक्सीडेंट लॉ के तहत दिया जाने वाला एक राइट है, इसलिए हम अनुकंपा नियुक्ति का जो भी लाभ मिला है वो हम काट नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं मान सकते कि अनुकंपा नियुक्ति मिल गई तो अब क्लेम नहीं देंगे। एक्स ग्रेशिया भुगतान क्या होता है? एक्स ग्रेशिया भुगतान, जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो तत्काल सहायता के रूप में कलेक्टर द्वारा, कमिश्नर द्वारा एक निश्चित राशि, कहीं 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख रुपए तत्काल सहायता दी जाती है, उसको कहते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट। ये प्रतिकर में से कम नहीं होता है। क्यों? कि ये तत्काल सहायता है, ये इसलिए दी जाती है कि एक अकाल मृत्यु हो गई तो तत्काल परिवार को थोड़ी सहायता मिल जाए, तो इसको भी कम नहीं कर सकते। जैसा कि इन न्याय दृष्टांतों में कहा गया है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध शशि शर्मा, संध्या विरुद्ध गुड्डू, भंवरी बाई, इन सब का सारांश यही है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट को काटा नहीं जा सकता, अर्थात उसको विचार में नहीं लेंगे, हम उसको प्रतिकर में से कम नहीं करेंगे। वो अलग अलग भुगतान है, वो एक अलग विधि से मिलता है और ये अलग विधि से मिलता है। जीवन बीमा निगम से मिली राशि, कई बार ये तर्क भी किया जाता है कि मृतक के मरने के बाद उसका 1 करोड़ का बीमा मिल गया, साहब इनको तो ये तो करोड़पति बन गए, ये तर्क भी रखे जाते हैं। लेकिन आवेदकों को भी नहीं घबराना, उनको लाना है सामने, हाँ साहब मिला हमको पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट था कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट, अर्थात मृतक ने जीवन बीमा निगम से संविदा की कि साहब मैं इतना प्रीमियम आपको प्रतिवर्ष दूंगा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे नॉमिनी को इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन दोनों के बीच में, LIC में और उस मृतक के बीच में, और तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है और ये लाफुल अमाउंट है। लॉ ने निर्धारित किया कि एक व्यक्ति की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसको प्रतिकर कौन देगा और कैसे देगा, तो जीवन बीमा निगम से मिली राशि को भी प्रतिकर में से कम नहीं किया जा सकता। ये न्याय दृष्टांत देखिए आप, इसमें इन व्यवस्थाओं में बताया गया है। हेलन सी रिवेरो, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो पट्रेसिया जिन महाजन, इन सब न्याय दृष्टांत में यही कहा कि LIC से मिली राशि को हम क्लेम में से कम नहीं कर सकते। LIC का अमाउंट कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है और ये अमाउंट लीगल अमाउंट। फैमिली पेंशन,
कभी कभी किसी शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार के सदस्यों को फैमिली पेंशन मिलती है। वहाँ भी ये तर्क किया जाता है कि साहब इनको तो बढ़िया फैमिली पेंशन मिल रही है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है और आराम से इनका जीवन यापन हो रहा है। लेकिन फैमिली पेंशन कौन दे रहा है? वो विभाग दे रहा है जिसमें मृतक नौकरी करता था। और ये क्लेम कौन देगा? ये क्लेम किसकी गलती से अराइज हुआ? ये अराइज हुआ उस दुष्कृत या टॉर्च फिशर से जिन्होंने एक एक्सीडेंट कारित किया। अतः फैमिली पेंशन को भी हम आमदनी में से कम नहीं करेंगे। ये न्याय दृष्टांत है, उसमें लालदाई विरुद्ध हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट, जेपी गुप्ता विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इन सब मामलों में यही कहा गया कि नहीं साहब, जो कुछ रकम मिलती है फैमिली पेंशन वगैरह की वो इसमें से कम नहीं होगी, क्योंकि वो अलग अमाउंट है। विदेशों में कार्यरत व्यक्ति की भारत में आमदनी निकालना, कभी कभी ऐसा मामला भी आता है कि एक एनआरआई इंडिया में आ जाता है और इंडिया घूमने आया, यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी आमदनी कितनी माने? इस केस में उन्होंने कहा कि साहब वो जर्मनी में कुक का काम करता था और वहाँ 62,900 रुपये उसको वेतन मिलता था। यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि यहाँ कितना माने उसका वेतन? ट्रेवल किया मामला सुप्रीम कोर्ट तक। ये जो जजमेंट आप देखेंगे चंद्री देवी विरुद्ध जसपाल सिंह, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसा ही काम यदि आदमी उसी स्तर का इंडिया में करता है तो कितना वेतन मिलता है। अर्थात वहां अगर वो 3 स्टार होटल में था बेरा या कुक, यहां भी 3 स्टार होटल में कुक होता तो यहाँ के 3 स्टार होटल के कुक को कितनी तनख्वाह मिलती है वो देखा जाएगा। तो उन्होंने निकाला कि यहाँ 3 स्टार होटल वाले की व्यक्ति की 2006 की घटना थी, 15,000 रुपये मिलती थी, तो 15,000 वेतन माना। तो मैं आग्रह करूंगा कि जब कभी आपके सामने एनआरआई का मामला आए तो ये देखिए कि समकक्ष कंपनी में इंडिया में काम करने वाले उसी पद वाले व्यक्ति को यहाँ कितना वेतन मिलता है। इस तरह के तथ्य आपको लाना पड़ेंगे, इस तरह के तथ्य आपको साबित करना पड़ेंगे। कर्मचारी की आमदनी में क्या क्या जोड़ता है? शासकीय सेवक की आमदनी में क्या क्या जुड़ेगा? डियरनेस अलाउंस, डीए, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, एचआरए, सीसीए, मेडिकल अलाउंस, जीपीएफ, जीआईएस, ये सब जुड़ते हैं, कम नहीं होते हैं। कभी कभी ये तर्क किया जाता है कि साहब ये जो है ये मेडिकल, ये जीपीएफ और जीआईएस तो जमा हो जाते थे, सामान नहीं जमा हो जाते, ये सब जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट न्याय दृष्टांत देखिए, योगेश इंदिरा श्रीवास्तव वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के वेतन में ये सब चीज़ें शामिल होती है, इन सब चीज़ों का लाभ उसके आश्रितों को मिलता है, अतः ये सब चीज़ें जोड़ी जाएगी। आमदनी में से इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स तो देना ही पड़ता, वो आदमी जिंदा रहता है तब भी देना पड़ता है और बाद में भी देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स को इनकम में से कम कर लिया जाता है, इसको ध्यान रखिए। इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स काटने के बाद जो इनकम आती है उसको शुद्ध इनकम माना जाता है। न्यूज़पेपर, टीए, कार मेंटेनेंस ये कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये कार मेंटेनेंस, कार क्यों मिलती थी? कार से वो सर्विस पे जाता था व्यक्ति। टीए क्यों मिलता था? क्योंकि वो टूर करता था, तो इसलिए इन सबको भी आमदनी में नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट, ये आयकर रिटर्न, कभी कभी हमारे सामने ये भी प्रश्न होता है आयकर रिटर्न पेश होते हैं, तो आयकर रिटर्न वाले मामले में हमको आवेदकों को ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न पेश करना चाहिए, मरा उस साल का, उसके 1 साल 2 साल पहले के और 1 साल बाद तक का, ताकि हम ये दर्शा सकें कि उसकी इस तरह से आमदनी बढ़ती जाती थी, इस तरह से आमदनी बढ़ती थी। ये पहला जजमेंट आप देख रहे हैं आईसीसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध अजय के मोहंती, इसमें उन्होंने 3 साल का जो रिटर्न था उसका औसत मान्य किया। इंदिरा देवी वाला मामला, इसमें उन्होंने आयकर रिटर्न में और पे स्लिप में थोड़े विरोधाभास थे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अन्य सोर्स से भी आमदनी होती हो जो उसने रिटर्न में दर्शाई हो, तो उन्होंने दोनों को मान्य करके ये निकाला कि नहीं, हमको एक रीजनेबल इनकम उसकी असेस करना चाहिए। परिवार सुविधा योजना या फैमिली बेनिफिट स्कीम, भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, इन सब पे विचार करते हुए अभी 2018 में एक जजमेंट आया सेबिस्टिनी लाकरा विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, AIR 2018 SC 5034। इन्होंने कहा कि इन सबको हम इनकम में से कम नहीं करेंगे कि साहब उनको पेंशन मिल रही है, अनुकंपा नियुक्ति मिल गई, बीमा मिल गया, ये कम नहीं होंगे, मृत्यु दिनांक को जो उसकी इनकम थी वही मान्य की जाएगी। तो यहां तक मैंने आपके सामने इनकम के सिद्धांत रखे। मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी युवा अभिभाषक गण से, यदि शासकीय सेवक है तो अकाउंटेंट के द्वारा पे स्लिप और पिछले 1 वर्ष का सारा वेतन का रिकॉर्ड पेश करवाएं।
प्राइवेट कंपनी में है तो अपनी पासबुक की फोटो प्रति पेश करें, क्योंकि आजकल हाथ में तनख्वाह नहीं दी जाती है, आजकल तनख्वाह सीधी अपने खातों में ट्रांसफर हो जाती है। तो अपनी पासबुक की पूरी एंट्री पेश करें कि देखिए साहब हर महीने उसका वेतन इस तरह से कंपनी से आता था। व्यापारी है तो उसके बही खाते, टर्नओवर, आयकर रिटर्न, सारी चीजें पेश करें। अगर वो प्लम्बर था तो कहाँ कहाँ काम करता था, उनमें 2-4 लोगों के कथन करवाए। इलेक्ट्रिशियन था तो उनके काम कराए, उसकी योग्यता के प्रमाण पत्र भी पेश करें। हम कहने के इलेक्ट्रिशियन थे और योग्यता का प्रमाण पत्र, तो वहाँ ITI का रिकॉर्ड लगाना चाहिए आपको। प्लम्बिंग का कोर्स किया था उसका रिकॉर्ड भी लगाना चाहिए। ये सिद्ध करें कि वो इस पद पर काम करते थे, ये योग्यता धारित करते थे और इतना उनका वेतन था। आ जाइए पीछे फिर चलते हैं। सरला वर्मा ने क्या कहा था? मृतक की उम्र निकाल लो, 10 दस्तावेजों से आमदनी निकाल लो। ये आमदनी प्रमाणित करना आपकी ड्यूटी है, दावेदारों की ड्यूटी है, दावेदार के अभिभाषक की ड्यूटी है कि ये सब चीजें वो लाएं रिकॉर्ड पे। तो मृतक की उम्र, मृतक की आमदनी। तीसरा है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर अब में कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट, ये सारणी देखिए, ये टेबल देखिए, जितनी उम्र होगी उतने का मल्टीप्लायर लग जाएगा। 15 साल का है तो 20 का मल्टीप्लायर, 15 से 20 का है तो 18 का मल्टीप्लायर, 21 से 25 का है तो ये ऐसे 60 साल से ज्यादा का है तो 5 का, 66 से 70 का है तो 7 का। ये सारे मल्टीप्लायर हैं, इसको साबित नहीं करना पड़ता है आपको, तो केवल फोटोकॉपी करके मत देना कि साहब ये सरला वर्मा की टेबल ये रही, इतनी उम्र थी, ये मल्टीप्लायर लगेगा। एक और कहा था उन्होंने, एक आश्रित निकालना कि उसके डिपेंडेंट कौन कौन थे। तो डिपेंडेंट कौन होता है? पत्नी, अवयस्क बच्चे, माता। सरला वर्मा ने कहा कि पिता को डिपेंडेंट नहीं माना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिता 76 साल के हैं, लकवे से पीड़ित हैं, कोई काम नहीं करते हैं, पुत्र ही उनकी दवाई का भी खर्च उठाता है, पुत्र ही उनका पालन पोषण करता है। बहिनें वयस्क तो हो गई है लेकिन कुंवारी है, काम कुछ नहीं करती है और उनका खर्च भी भाई उठा रहा है। वयस्क भाई हैं लेकिन अभी MBA कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठा, तो वो सारे डिपेंडेंट में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि साहब ये तो 21 साल का है, लेकिन 21 साल का व्यक्ति अभी MBA कर रहा है, उसकी MBA की फीस ये मृतक ही भरता था, उसका हॉस्टल का खर्च ये उठाता था। तो मेरा आग्रह है कि हमें कितने डिपेंडेंस है ये साबित करना, कि इसके ऊपर कितने लोग आश्रित थे, कितने लोगों का घर ये चलाता था, ये साक्ष्य भी आपको देना चाहिए। वो सारे जो दावेदार बनाए वो डिपेंडेंट। अब ये मल्टीप्लायर जो आपने बताए पीछे, वो किसकी उम्र से लगेगा? ये भी एक बहुत समय तक डिबेटेबल क्वेश्चन था कि हम मल्टीप्लायर किसकी उम्र से लगाएं, मृतक की उम्र से लगाएं कि जो माता पिता या दावेदार है उनकी उम्र से लगाएं। पहले ला ये था कि अगर आदमी कुंवारा है तो माता पिता की उम्र के आधार पर मल्टीप्लायर लगेगा, शादीशुदा है तो उसकी उम्र के आधार पर लगेगा। लेकिन अंततः जो मैंने एक जजमेंट बताया था, 5 जज बेंच, प्रणय शेठी के निर्णय चरण 60 में इस कंट्रावर्सी को सॉल्व कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मृतक की उम्र को विचार में लेना है मल्टीप्लायर लगाने के लिए। केवल किसकी एज देखेंगे? मृतक की उम्र देखेंगे, उसकी उम्र कितनी थी उस हिसाब से मल्टीप्लायर लगाएंगे। कंसोर्शियम या साहचर्य हानि, अब मैं आपको कुछ फिक्स अमाउंट बता रहा हूं। अभी तक 3 चीजें निकाल ली आपने, उम्र, इनकम, आश्रितों की संख्या और मल्टीप्लायर। अब ये कुछ फिक्स अमाउंट है, ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जैसे साहचर्य हानि या कंसोर्शियम, ये 40,000 रुपये फिक्स कर दिया प्रणय शेठी के मामले में कि जब भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 40,000 रुपये हम साहचर्य हानि दिलाएंगे, फिक्स अमाउंट है। एक और इसके बाद जजमेंट आया प्रणय शेठी के बाद, नन्नू राम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब साहचर्य हानि केवल पति पत्नी को ही नहीं होती है। अगर मान लीजिए लड़का मर गया तो पिता मर गया तो लड़के को साहचर्य हानि होती है। अगर पिता जिंदा होता तो लड़का उनसे पूछ सकता था कि मैं कौन से विषय लूं 12वीं के बाद, मैं कौन सा जॉब करूं, तो ये एक उसको कमी हुई गाइडेंस की। तो वहां उन्होंने कहा कि साहचर्य हानि तो सभी को होती है, भाई को बहन की होती है, बहन को भाई की होती है, पुत्र को पिता की होती है, अतः सबके मामले में कंसोर्शियम दिलाया जाना चाहिए। तो अब मान लीजिए 5 डिपेंडेंट है तो क्या सबको 40-40 दिला दें हम? ये प्रश्न भी आ सकता है। तो मेरा कहना है कि एक रीजनेबल अमाउंट जो 40,000 से ऊपर हो, और एक रीजनेबिलिटी देख सकते हैं अपन कि 2-4 अगर डिपेंडेंट है तो 75,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, ऐसा हम कंसोर्शियम भी दिला सकते हैं। यदि अन्यथा सारा जस्ट कंपेंसेशन हो रहा है, अन्यथा कंपेंसेशन पर्याप्त हो रहा है, तो इसमें 1 लाख रुपये दिलाना भी पर्याप्त हो जाएगा यदि 1 से अधिक जो है उसके डिपेंडेंट है। तो कंसोर्शियम ध्यान रखेंगे 40,000 फिक्स,
केवल हमारे युवा अभिभाषक को प्रणय शेट्टी का न्याय दृष्टांत पेश करना है और कहना साहब कंसोर्शियम 40,000 रुपये दिलाए जाए या प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये दिलाए जाए। अगली फिक्स राशि है दाह संस्कार खर्च। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका फ्यूनरल एक्सपेंस दिलाया जाता है। ये पहले कंट्रोवर्सी थी इसमें बहुत। सरला वर्मा ने कहा कि 5,000 रुपये दिलाओ दाह संस्कार के। एक राजेश राजबीर का जजमेंट आया, उसने कहा कि 25,000 तो कम से कम दिलाओ और यदि ज्यादा की साक्ष्य आए तो ज्यादा दिलाओ। लेकिन प्रणय शेट्टी ने इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, दाह संस्कार खर्च हम सिर्फ 15,000 रुपये नियत दिलाएंगे, फिक्स राशि है। तो ये 15,000 रुपये फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इसमें आपको कोई चीज़ साबित करने की जरूरत नहीं है। साहचर्य हानि या कंसोर्शियम 40,000 में कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखें आप, संपदा हानि या लॉस ऑफ स्टेट, ये 15,000 रुपये फिक्स है। प्रणय शेट्टी ने ये लॉस ऑफ स्टेट क्या है, जब आदमी चलता है तो उसके जेब में मोबाइल भी रहता है, घड़ी भी रहती है, चेन भी रहती है, बटवा भी रहता है, उसमें कुछ पैसे भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लॉस ऑफ स्टेट एक 15,000 रुपये उसको दिला दो। तो ये भी फिक्स है। 40,000 रुपये कंसोर्शियम, 15,000 रुपये फ्यूनरल एक्सपेंस और 15,000 रुपये संपदा हानि, ये फिक्स अमाउंट है। अब एक और स्थिति देखना पड़ेगी, भविष्य की संभावनाएं या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। क्या है भाई ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ये है कि यदि एक व्यक्ति की आज आपने इनकम प्रमाणित मानी 10,000 रुपये, वो 10 साल बाद अगर जिंदा रहता 10 साल बाद उसकी इनकम ज्यादा भी बढ़ जाती थी, तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट होता, तो फ्यूचर की प्रॉस्पेक्ट भी जोड़ो उसमें। ये भी कंट्रोवर्सी चली बहुत दिनों तक। सरला वर्मा वाले मामले में कहा कि जो स्थायी नौकरी वाले हैं केवल उन्हीं की तनख्वाह बढ़ती है, उन्हीं का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हम जोड़ेंगे, मजदूरों का, व्यापारियों का नहीं जोड़ेंगे। राजेश राजबीर का एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि नहीं भाई, मजदूर की मजदूरी भी बढ़ती है, व्यापारी का व्यापार भी बढ़ता है, हर व्यक्ति का फ्यूचर बढ़ता है आगे। अंततः प्रणय शेट्टी ने इसको सॉल्व किया। प्रणय शेट्टी के मामले में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, भविष्य की संभावनाएं तो सभी की हम विचार में लेंगे, चाहे मजदूर हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी हो। बस उन्होंने 2 कैडर कर दिए, फिक्स नौकरी वाला और टेम्परेरी नौकरी वाला। ये उन्होंने एक टेबल दे दी भविष्य की संभावना के लिए। स्थायी नौकरी वाला व्यक्ति है और यदि 40 साल से कम का है तो उसका वास्तविक वेतन का 50% और जोड़ देंगे। मैं उदाहरण बताता हूं आपको। एक व्यक्ति स्थायी नौकरी में था, 10,000 रुपये उसकी इनकम हमने प्रमाणित मानी कि 10,000 रुपये को वेतन मिलता था और 40 साल से कम का था, तो 50% और जोड़ देंगे, अर्थात 5,000 और जोड़ देंगे। 10 और 5 15,000 रुपये। अगर वो अस्थायी नौकरी में होता और 40 वर्ष से कम का होता और 10,000 इनकम होती तो 40% मतलब 4,000 और जोड़ देंगे, 10 और 4 14,000 रुपये। अगर वो 40 से 50 साल के बीच का है तो 30% जोड़ देंगे, 50 से 60 वर्ष के बीच का है तो 15% जोड़ देंगे और 60 साल से ऊपर का है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से अस्थायी नौकरी वाला है, 40 साल से कम का है तो 40%, 40 से 50 साल का है तो 25%, 50 से 60 का है तो 10%। इसको कहा उन्होंने भविष्य की संभावनाएं। इसमें आपको सिद्ध कुछ नहीं करना है, ना आवेदक को ना अनावेदक को। ये तो फिक्स टेबल बना दी प्रणय शेट्टी ने। जो आमदनी आपने सिद्ध कर दी थी उसमें ये चीजें और जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर कर पाया मैं? मृतक की उम्र में आमदनी, आश्रितों की संख्या निकाल ली और जो आमदनी आपने निकाली थी उसमें भविष्य की संभावनाएं और ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब एक और होता है व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च। क्या है भाई व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च? पर्सनल एक्सपेंस। यदि कोई आदमी जिंदा रहता है तो अपने पे भी खर्च करता है, कपड़े पहनता है, खाना खाता है, चाय नाश्ता करता है, उसका अपना खर्चा होता है, तो उसको कहते हैं पर्सनल लिविंग एक्सपेंस। ये कितना होना चाहिए? तो ये भी किसी को साबित नहीं करना, इसकी भी टेबल बनी हुई है। 3 घर में सदस्य हो तो 1/3 भाग, 4 से 6 सदस्य हो तो 1/4 भाग, 6 से ज्यादा मेंबर हो तो 1/5 भाग, और अगर मृतक कुंवारा हो तो आधा भाग। वो खुद पे खर्च करता था, ये माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट 5,000 रुपये आपने जोड़ा, 40 साल से कम होने का 15,000, और उसके परिवार में 3 मेंबर है, तो ये माना जाएगा कि 1/3 वो खुद पे खर्च करता था। अर्थात 15,000 रुपये में से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे, ये उसके खुद के खर्चे के रहेंगे।
अगर उसके परिवार में 4 से 6 मेंबर हैं तो 1/4 भाग ही कम होगा। 6 से ज्यादा मेंबर है तो अगर वो कुंवारा है और उसकी इनकम 15,000 रुपए है तो 7,500 रुपए कट हो जाएंगे उसमें से। 7,500 वो खुद पे खर्च करता था, ये माना जाएगा। ये व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की सारणी है, इसमें भी किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है, इसके अनुसार निकालना है। इस तरह से आमदनी जो आएगी उसमें से इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स को आपको कम कर देना है। वास्तविक आमदनी में भविष्य की संभावनाएं जोड़ना, जैसे मैंने बताया था कि वास्तविक आमदनी आई 10,000 रुपए, भविष्य की संभावना आई 5,000 रुपए, तो ये कुल हो गई 15,000 रुपए। कुल आय में से व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च कम करना, अर्थात कुल आय आ गई 15,000 रुपए, उसमें से जीवन निर्वाह खर्च आया मान लो 5,000 रुपए, वो कम कर दिया, तो अब कितनी बच गई? 10,000 रुपए। ये क्या है? आश्रितता की राशि, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। सरला वर्मा में इसको क्या कहा कि लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। वो व्यक्ति जो 10,000 रुपए महीने कमाता था, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट 5,000 रुपए और जोड़ा, 40 साल से कम का था इसलिए, और स्थायी नौकरी में था इसलिए 15,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। परिवार में 3 सदस्य थे, उसका खर्च 5,000 रुपए कम कर दिया, तो अब 10,000 रुपए जो आया इसको कहेंगे लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। इस आश्रितता की राशि को गुणांक से गुणा करेंगे। वो गुणांक की टेबल मैंने बताई थी, जितनी उम्र होगी उस हिसाब से मल्टीप्लायर लगेगा। और इनकम यदि आपने मंथली निकाली है तो उसमें 12 का गुणा होगा, अर्थात 10,000 इंटू 12 इंटू मल्टीप्लायर जितने का लगना है वो मल्टीप्लायर लगेगा। तो उस मल्टीप्लायर को लगाने से जो राशि आएगी, अर्थात 10,000 रुपये आश्रितता की राशि इंटू 12 1 वर्ष के लिए, इंटू वो मान लीजिए आदमी 18 साल का था तो 18 का मल्टीप्लायर लगेगा। इनको गुणा करने से जो राशि आएगी उसको कहेंगे कंपेंसेशन। इस कंपेंसेशन में साहचर्य हानि जुड़ जाएगी, दाह संस्कार खर्च जुड़ जाएगा 15,000 रुपये, संपदा हानि 15,000 रुपये और जुड़ जाएगी। अब ये तो हो गया कुल रकम। अब इस रकम पे दिलाया जाता है ब्याज। अब प्रश्न उठता है कि ब्याज किस दर से दें, किस तारीख से दें? तो सामान्य नियम यह है कि जिस दिन आपने दावा पेश किया उस तारीख से ब्याज मिलता है, जब तक आपको पैसा अदा नहीं कर दे तब तक का ब्याज मिलता है। प्रश्न ये आएगा कि हम किस दर से दिलाएं इस ब्याज को। तो मेरा आग्रह यह है कि इसमें यह कहा गया विभिन्न न्याय दृष्टांतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देती है वो दिलाया जाएगा। तो सामान्यतः 6% एनुअल, 7% एनुअल से की दर से हम ब्याज दिलाते हैं उस राशि पर। ब्याज में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो पक्ष विलंब कारित करता है उसको भी ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने नीमच का एक उदाहरण रखना चाहूंगा। मैं नीमच में जिला जज था, एक क्लेम मैंने डिसाइड किया। वो व्यक्ति जयपुर की कंपनी में इंजीनियर था, पत्नी और एक लड़की थी उसकी, और माता पिता और भाई थे। वो क्लेम 10 साल तक चला। किस झगड़े में चला? माता पिता का कहना था कि इस बहू को कुछ नहीं मिलना चाहिए, बहू का कहना था कि इनको नहीं मिलना चाहिए। उनका झगड़ा ऐसा चलता रहा। बीमा कंपनी ने डॉकेट भी पेश कर दिया कि साहब हम कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, हमारा डॉकेट ले लो आप, हम राशि भरने को तैयार हैं। लेकिन उनके झगड़े में वो केस 10 साल तक चलता रहा। उसमें हमने आवेदन दिनांक से ब्याज नहीं दिलाया, आदेश दिनांक से दिलाया, क्योंकि 10 साल में बीमा कंपनी की कोई गलती नहीं थी, वो बराबर फाइट कर रही थी। उसने हर लोक अदालत में अपना डॉकेट पेश कर दिया, लेकिन उनके झगड़े में वो चलता रहा। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि विलंब कारित नहीं करें, दावेदार को कतई विलंब कारित नहीं करना चाहिए, फटाफट अपनी साक्ष्य पेश करना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि हम आवेदन दिनांक से दिलाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप मामले ऐसे हो कि जहां बहुत विलंब कारित कर दिया हो, वहां हमको आदेश दिनांक से ब्याज दिलाना चाहिए। 6 से 7% ब्याज दिला सकते। जब भी राशि का वितरण करें, अब राशि तो आ गई, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या ध्यान रखें? यहाँ कॉमन लॉ लागू नहीं होता है, राशि हिंदू विधि या मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं बंटती है। यहाँ क्या देखा जाता है कि कौन सफरर है, उस एक्सीडेंट से ज्यादा नुकसान किसको हुआ है उसको ज्यादा राशि मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक 30 साल का ड्राइवर मर गया, उसकी विधवा और 2 बच्चे हैं और एक माँ है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी? विधवा पत्नी और अवयस्क बच्चों को मिलेगी, क्योंकि अवयस्क बच्चों को भी अपना पूरा जीवन निकालना है। तो हमें जब भी ध्यान रखिए आप कि ऐसे जब भी मैटर आए तो हमको अवयस्क बच्चों को प्राथमिकता देना है और विधवा पत्नी को प्राथमिकता देना है, उनको ज्यादा राशि वितरित करना है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए क्लेम बना, एक विधवा पत्नी है, 2 अवयस्क बच्चे हैं और विधवा माता है, तो हम बच्चों को 2.5 लाख रुपए देंगे, पत्नी को 4 लाख रुपए देंगे, मां को 1 लाख रुपए देंगे। एक मैंने मोटा उदाहरण आपके सामने रखा है,
क्यों देंगे? क्योंकि विधवा पत्नी को भी अपना लंबा जीवन बिताना है, अवयस्क बच्चों के सामने पूरा जीवन पड़ा है, ये सारी बातें इनमें देख। बच्चों की मृत्यु के मामले, अब कभी कभी आपके सामने ऐसे मामले भी आ जाते हैं जिसमें 12 साल का बच्चा मर गया, 15 साल का बच्चा मर गया, अब उसका कंपनसेशन निकालना क्या करोगे? वो तो कोई काम भी नहीं करता, तो वहां तो केवल इनकम एज निकालना है आपको, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। और कई लोग उनकी भी आमदनी की साक्ष्य ले आते हैं, लेकिन उनकी आमदनी मान्य क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि बाल श्रम प्रतिबंधित होता है। एक कानून है कि बालकों को हम लेबर में नहीं रख सकते, काम नहीं ले सकते उनसे। तो ऐसे मामले में क्या करते हैं हम, एक नोशनल इनकम होती है 15,000 रुपये, वो मान लेते हैं वार्षिक, कि उस बच्चे की इनकम 15,000 रुपये, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उसका 40% और जोड़ दो 6,000 रुपये, इस तरह से कुल 21,000 रुपये हो गए। व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च इसमें से नहीं काटते हैं, क्योंकि ये 15,000 हमने 1994 में जो नोशनल इनकम थी उसको आधार बनाया। और सरला वर्मा ने कहा था, रेशमा कुमारी ने, कि 15 साल तक के बच्चों के मामले में निर्णय चरण 40(1) में उन्होंने कहा कि चाहे दावा 163A में हो या 166 में हो, हमेशा 20 का मल्टीप्लायर लगाना है। तो 21,000 में 20 का मल्टीप्लायर लगा दें, 4,20,000 रुपये प्रतिकर बन जाएगा। साहचर्य उसमें 15,000 रुपये फ्यूनल एक्सपेंस जोड़ दीजिए, 15,000 रुपये संपदा की हानि जोड़ दीजिए, इससे 4,500 रुपये करीब उसका प्रतिकर बन जाएगा। तो बच्चों का मामला जब भी आए तब नोशनल इनकम 15,000 रुपये, 40% भविष्य की संभावनाएं 21,000 रुपये, 20 का मल्टीप्लायर, साहचर्य हानि, दाह संस्कार खर्च और लॉस ऑफ स्टेट उसमें और जोड़ दीजिए। इस तरह से हम बच्चों के मामले में प्रतिकर की गणना करें। कुछ राशि एफडी करवाना चाहिए और कुछ नगद भुगतान भी करना चाहिए। जब ये राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि अब उसको पूरा परिवार चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। अब कमाने वाला व्यक्ति मर गया तो थोड़ी राशि नगद देना चाहिए और थोड़ी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन माइनर की राशि हमेशा उसके वयस्कता तिथि तक एफडी करना चाहिए। चाहे उसका ब्याज दिला दीजिए उसकी शिक्षा वगैरह के लिए। एफडी तोड़वाने के आवेदन, कभी कभी आपके सामने ऐसे आवेदन भी आएंगे, सब आपने एफडी तो कर दी पर अब हमारे सामने भूखे मरने की समस्या आ रही है, या हमको मकान का रिपेयरिंग करवाना है, या नया मकान खरीदना है, या बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना है। आजकल आप पढ़ाइयों के खर्चे जानते हैं कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहां हमें एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना है। यदि कारण सफिशिएंट हो तो एफडी तोड़ देना चाहिए, और यदि कारण सफिशिएंट नहीं पाते हैं आप तो आवेदन खारिज करना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें मानवीय दृष्टिकोण सदैव रखना चाहिए। नेक्स्ट एक देखिए, एक आपको गणना करके बताता हूँ। 44 साल का व्यक्ति है, उसकी आमदनी 6,000 रुपये और वो प्राइवेट ड्राइवर है। उसकी आश्रितों में एक विधवा पत्नी है, एक अवयस्क पुत्र और एक अवयस्क पुत्री और विधवा माता है, अर्थात 4 उसके डिपेंडेंट है। इसके प्रतिकर की गणना कैसे करेंगे? नेक्स्ट देखिए, आमदनी 6,000 रुपये में 44 साल का होने से 25% उसकी भविष्य की संभावनाएं और जोड़ दो, तो 6,000 का 25% 15,000 रुपये, 7,500 कुल आमदनी आ गई। नेक्स्ट, इसमें से 4 आश्रित होने से 1/4 उसका व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च घटा दो, अर्थात 7,500 का 1/4 हो गया 1,875 रुपये। तो ये आश्रितता की राशि आ गई 5,625 रुपये। 5,625 रुपये मासिक आमदनी थी, इसलिए 12 का गुणा और 14 का मल्टीप्लायर उसकी उम्र के हिसाब से ये 9,45,000 रुपये आए। इसमें साहचर्य हानि 40,000 रुपये, दाह संस्कार खर्च 15, संपदा हानि 15 और जोड़ा तो 10,15,000 रुपये प्रतिकर बन गया इसका। आपके सामने कैलकुलेशन। अब इसमें से 2.5 लाख रुपए दोनों बच्चों को दे देंगे, 1 लाख रुपए माता को, और शेष राशि विधवा को वितरित कर सकते हैं। अवयस्क बच्चों की राशि उनकी वयस्कता तिथि तक एफडी कर सकते हैं। विधवा को 30% नगद दे सकते हैं और 70% बैंक में रख सकते हैं। अवयस्क बच्चों की राशि में से कुछ राशि का त्रैमासिक ब्याज भी दिला सकते हैं ताकि उनकी शिक्षा और पालन पोषण हो सके। बीमा कंपनी कभी कभी ब्याज पर टीडीएस भी कर लेती है, ये प्रश्न भी आएगा आपके सामने। जैसे उन्होंने टीडीएस काट लिया, हम तो इनकम टैक्स से देने लायक ही नहीं है, लेकिन हर बीमा कंपनी का दायित्व है कि यदि एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा ब्याज बन रहा है तो टीडीएस करके देगी, आपको उसका रिफंड लेना पड़ेगा। ये न्याय दृष्टांत है, 2-3 आपके सामने रखे हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो जानकी देवी वाला मामला है, इसमें उन्होंने यही कहा कि नहीं, टीडीएस करना उसकी जवाबदारी है। नेक्स्ट, ये मैंने आपके सामने एक मृत्यु के प्रकरण में प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया बनाई। फिर से मैं रिपीट करूंगा। सबसे पहले मृतक की उम्र निकाल लेंगे, नंबर 1। मृतक की आमदनी निकाल लेंगे, नंबर 2। उसके कितने डिपेंडेंट है ये निकाल लेंगे, कितना गुणांक लगेगा वो सारणी से देख लेंगे, भविष्य की संभावनाएं टेबल से देख लेंगे।
व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च टेबल से कम कर देंगे। आमदनी प्लस भविष्य की संभावनाएं में से व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च करने के बाद जो राशि बचेगी उसको कहते हैं मल्टीप्लेसेंट या गुण्य या आश्रिता की राशि। उसमें हम मल्टीप्लायर का गुणा करेंगे। जो राशि आएगी उसमें साहचर्य हानि, दाह संस्कार खर्च और संपदा हानि जो फिक्स राशियां हैं वो जोड़ देंगे। इस तरह से कंपनसेशन बनेगा। इस पर आवेदन दिनांक से सामान्य नियम के अनुसार ब्याज दिलाएंगे 6 से 7%, और फिर इस राशि का वितरण इस तरह से करेंगे कि जो सफरर है उनको ज़्यादा राशि मिले और जो नॉर्मल जो डिपेंडेंट है उनको कम राशि मिले। इनमें यह भी ध्यान रखें कि वयस्कों को भी हमें कम राशि देना चाहिए क्योंकि वो आगे पीछे सेटल हो सकते हैं, लेकिन अवयस्कों को सेटल होने में भी टाइम लगेगा। इस तरह से हम करते हैं। मैंने ये प्रयास किया है कि एक मोटर एक्सीडेंट में हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु के प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया आपके सामने रख सकूं। सभी प्रश्न इसमें कवर किए हैं। यदि फिर भी कोई प्रश्न छूट गए हो तो आप कमेंट्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं। मैं इसके बाद चोटों के प्रकरण के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, एक नेग्लिजेंस के बारे में बनाऊंगा, एक में बीमा कंपनी क्या क्या डिफेंस ले सकती वो बनाऊंगा, एक पेन रिकवर की थ्योरी होती है उस पर बनाऊंगा, एक दावा किस तरह से तैयार होना चाहिए उस पर बनाऊंगा, और अंत में फिर एक प्रश्नोत्तर सेशन में रख सकता हूं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव नेचर के मैं क्वेश्चन लूंगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा इससे मृत्यु प्रकरणों में प्रतिकर निर्धारण कैसे होता है इसकी बारीकियां आपको समझने का अवसर मिला होगा। वो जिन जिन दावेदारों के प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं, जो अभिभाषक इन केसेस को लड़ रहे हैं, जो बीमा कंपनियां इनको डिफेंड कर रही है, वो सब इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिकरणों के सामने अपना मामला ले जाएं और एक जस्ट कंपनसेशन निर्धारित करने का प्रयास करें। अंत में अपनी बात मैं एक शेर से समाप्त करूंगा। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन है, ऐसे और भी प्रेजेंटेशन आपके सामने आएंगे। मैं अपनी बात एक शेर से समाप्त करता हूं कि अभी तो कई जीत बाकी है। अर्ज किया है कि अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चला हूं यहां से नई मंजिलों के लिए, ये तो चंद पन्ने थे, अभी तो सारी की सारी किताब बाकी है, अभी तो सारी की सारी किताब बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।